नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड महागठबंधन को लेकर अंतिम दौर की बैठक राहुल गांधी के साथ होगी और इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के बीच महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार भी शामिल होंगे। किसी भी वक्त हो सकती है यह बैठक। बताया जा रहा है कि कल सुबह बाबूलाल मरांडी भी पहुंच सकते हैं दिल्ली। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने बाबूलाल मरांडी से बात की है। कल राहुल गांधी से होने वाली मुलाकात में बाबूलाल मरांडी को भी शामिल होने के लिए बुलावा भेजा गया है। तो कल झारखंड महागठबंधन को लेकर अंतिम दौर की बैठक होगी, जिसमें हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के अलावा बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अब अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि महागठबंधन में डील फाइनल हो गई है। आज दिल्ली में झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, उमंग सेंगर, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जेएमएम को राजमहल, गिरिडीह और दुमका की सीटें दी हैं। चौथी सीट जमशेदपुर या खूंटी होगी, जिस पर बातचीत जारी है। लेकिन सवाल यह है कि चाईबासा और गोड्डा पर जारी गतिरोध थम गया है। क्या आरजेडी 3 के बजाय एक ही सीट से मान जाएगा? महागठबंधन में डील फाइनल, मुलाकात से बन गई बात। जेवीएम आरजेडी की सहमति मिल गई। महागठबंधन में डील फाइनल हो गई। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, उमंग सेंगर, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि सीटों को लेकर डील फाइनल हो गई है। कांग्रेस ने जेएमएम को राजमहल, गिरिडीह और दुमका की सीटें दी हैं। चौथी सीट जमशेदपुर या खूंटी होगी, जिस पर बातचीत जारी है। कांग्रेस जमशेदपुर सीट जेएमएम के लिए छोड़ने के लिए राजी है और जी मीडिया से बातचीत के दौरान खुद कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा था कि जमशेदपुर से कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है। साथ ही अजय कुमार ने यह भी कहा था कि महागठबंधन में दोनों दलों के बीच हर चीजों को फिक्स कर दिया गया है। नहीं, जमशेदपुर सीट का छोड़ने की बात इसलिए उठी क्योंकि बार बार जो है चर्चा हो रहा था, तो मैंने कहा कि अगर आप हमारा सीट ले लीजिए, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज की बात सबको तय होनी, सबको जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो है तैयार होना चाहिए। अधिकांश सीट में तो हमारा करीब करीब अंडरस्टैंडिंग है ही। अब एक आध सीट की बात होती है तो वो तो समझौता होगी। 14 में से अगर आपकी 12-11 सीट में कोई कंफ्यूजन नहीं है या 13-12 में कंफ्यूजन नहीं है, 2 में कंफ्यूजन है, वो तो समाधान हो ही जाएगा। कांग्रेस और जेएमएम के बीच एक राय बनने का दावा किया जा रहा है। चाईबासा पर क्या जेएमएम और कांग्रेस के बीच मतभेद मिट गया? फिर जेवीएम और आरजेडी के प्रेशर पॉलिटिक्स का क्या होगा? गोड्डा पर अभी तक मामला साफ नहीं हुआ है, जबकि आरजेडी भी एक नहीं बल्कि 3 सीट मांग रही है। लेकिन भरोसा दिया जा रहा है कि अब सब ठीक है। माननीय प्रभारी महोदय हमारे आरपीएन सिंह जी लगातार सारे गठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं और 2 से 3 दिन के अंदर आपको निर्णय का पता चल जाएगा। महागठबंधन का जो स्वरूप तय हुआ है उसको फाइनलाइज होने में जो भी थोड़ी बहुत पेच है, मुझे लगता है 1-2 दिनों में वो सब सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और औपचारिक घोषणा भी होली के पहले हो जाने की संभावना है। अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि अब सीटों को लेकर चल रहे आपसी मतभेद को काफी हद तक सुलझा लिया गया है। दिल्ली से आसिफ इकबाल के साथ कुमार चंदन, मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। तो क्या महागठबंधन में राइट चॉइस नहीं है लेफ्ट? अगर ये सवाल उठ रहा है तो इसके पीछे वजह भी है। झारखंड के वाम दलों ने साफ कर दिया है कि एक साथ मिलकर हजारीबाग, कोडरमा, राजमहल और पलामू सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, धनबाद सीट पर महागठबंधन ने नहीं साथ दिया तो फिर यहां से मासस का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। वाम दलों की हुंकार, महागठबंधन में नहीं बनी बात तो एक साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में महागठबंधन के स्वरूप को लेकर अभी भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है,
लेकिन झारखंड के वाम दलों ने ये साफ जरूर कर दिया कि एक साथ मिलकर हजारीबाग, कोडरमा, राजमहल और पलामू सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो हमने कहा है कि अगर एक सीट गठबंधन से मिलता है तो हजारीबाग हम लड़ेंगे, वैसे भी हजारीबाग लड़ेंगे, नहीं भी गठबंधन देगा तो भी हजारीबाग लड़ने का तय किया है। कोडरमा और पलामू सीट लड़ेंगे, सीपीआईएम की ओर से राजमहल सीट लड़ेंगे, सीपीआई की ओर से हजारीबाग सीट लड़ेंगे ही, लेकिन अगर उनको गठबंधन से समर्थन नहीं मिला तो कुछ और सीटें लड़ सकते हैं। ये सारा चीज के साथ हम कहेंगे कि अगर सही प्रतिनिधित्व करने का वामपंथ को अगर मौका नहीं दिया जाता है तो धनबाद मासस लड़ेगी। धनबाद में मासस का पहचान भी है, जनाधार भी है। भुवनेश्वर महतो का कहना है कि पार्टी हजारीबाग से चुनाव हर हाल में लड़ेगी। भाकपा माले की तरफ से कोडरमा और पलामू सीट लड़ी जाएगी, जबकि सीपीआईएम राजमहल पर चुनाव लड़ेगी। वहीं धनबाद सीट के लिए दलील ये दी गई कि वामपंथ को गठबंधन के तहत सीट मिलती है तो बीजेपी को रोकने के लिए काम करेंगे, नहीं तो धनबाद सीट से मासस का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेगा। मनीष, जी मीडिया, रांची। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीपीआई नेता डी राजा की मुलाकात जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है। लेफ्ट को महागठबंधन में शामिल करने के लिए यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। बता दें कि सीपीआई हजारीबाग सीट पर दावा ठोक रही है। विवादित बोल पर बेलगाम सियासत, महागठबंधन के नीति और नीयत को लेकर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि सारे चोर एक ही छत के नीचे जमा हो रहे थे। सीपी ने शुरुआत की, इसके बाद कांग्रेस और जेएमएम ने भी चुन चुन कर वार किए। जनता नहीं जानती है कि ये सारे के सारे घोटालेबाज लोग हैं। कांग्रेस का राहुल गांधी सबसे बड़ा चोर। तो सवाल ये है कि ये चोर लोग का ये महागठबंधन, इसे तंज कहें या फिर टूटते मर्यादा की बानगी, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने महागठबंधन के नीति और नियत को भाषाई लफ्जों में धार दी। तल्ख तेवर से अब चोरों को एक ही छत के नीचे इकट्ठा होने का हवाला दे दिया। ये सारे के सारे घोटालेबाज लोग हैं। कांग्रेस का राहुल गांधी सबसे बड़ा चोर। तो सवाल ये है कि ये चोर लोग का ये महागठबंधन, ये तरह तरह की चीजें हैं। तो भैया जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये तो पूरा इतिहास है, पूरा खानदान का इतिहास है कि ये लोग बड़का घोटालेबाज है, बड़का चोर है। इसे सियासत का मूड कहें या फिर बनते बिगड़ते समीकरण के बीच सिद्धि का रास्ता। भाषा का ताना बाना टूटा तो फिर विपक्ष ने भी चुन चुन कर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के नेता सीपी सिंह जी जो बयान दिए हैं काफी निंदनीय है। उनको किसी भी तरह का बयान देने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग चोर भरे हुए, सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और उन्होंने चोर मचाए शोर वाली कहावत को चरितार्थ किया है। देखिए, जिस तरह से पूरे रांची में कचरों का ढेर हो गया है, मैं समझता हूं कि सीपी सिंह के दिमाग में भी कचरा भर गया है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। आश्चर्य होता है कि कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कौन सी मानसिक दिवालियापन इसको कहा जा सकता है। जाहिर है मिशन 19 को पूरा करने का लक्ष्य है। ऐसे में यहाँ मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी बार बार दरकती हुई दिखेगी, क्योंकि सियासत है तो भाई हमला भी होना लाजमी है। कुमार चंदन के साथ मदन, जी मीडिया, रांची।
झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चल रही है। चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे, मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सहित सब अभी चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए हैं। प्रदेश चुनाव समिति उम्मीदवारों के नामों की सूची को भेजेगा केंद्रीय नेतृत्व को। झारखंड में 14 लोकसभा सीट के लिए बीजेपी कोटे में आई 13 लोकसभा सीट पर कौन कौन उपयुक्त उम्मीदवार होगा, इसके लिए नामों पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झारखंड प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में झारखंड बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सभी चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। चुनाव समिति की बैठक में लगभग आधे से ज्यादा सदस्य खुद दावेदार हैं। नामों पर अंतिम मुहर पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी। हमें फुर्सत कहाँ है कि इतनी बात सोचने का। हमें तो 14 सीट में से 14 सीट जीत करके और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी है, कमल फूल खिलाना है। तो हम लोग उस दृष्टि से विचार कर रहे हैं, उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक पर विरोधी पार्टियों की भी नजर थी। विरोधियों ने इसे बीजेपी का आंतरिक बैठक जरूर बताया, लेकिन साथ ही ये भी दावा ठोका कि अब जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। इनका ज्यादा धन बल पर इनको गुमान है, जन बल इनके साथ नहीं है। तो जन बल पूरी तरह से आज हेमंत सोरेन जी के गठबंधन में जो नेतृत्व में गठबंधन बनेगा, पूरी तरह से झुकाव उसकी ओर है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट में से 12 पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार झारखंड बीजेपी 13-1 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही है। चर्चा तो आम है कि झारखंड में बीजेपी के कई सिटिंग सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। ऐसे में पार्टी के ही दावेदार अपना आवेदन प्रदेश कार्यालय तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव समिति की बैठक अंतिम फैसला बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट से अभी लालू प्रसाद यादव को राहत नहीं मिली है। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। जमानत के लिए लालू का बढ़ा इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। सीबीआई ने मांगा जवाब। 2 हफ्ते के बाद होगी सुनवाई। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में लालू यादव की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। 10 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू की ओर से 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लालू ने कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के जरिए चारा घोटाले के चाईबासा, देवघर और दुमका मामले में कोर्ट से जमानत मांगी थी। उन्होंने याचिका में बढ़ती उम्र, बीमारियों का हवाला दिया था। रिम्स में इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद प्रतिदिन करीब 13 प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने आज सीबीआई को नोटिस जारी कर पूछा कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव को जमानत क्यों न दी जाए। बता दें, लालू की ओर से दायर याचिका में 3 बातों को आधार बनाया गया है। लालू की वकील की ओर से जिस पहली बात को आधार बनाया गया है, उसमें कहा गया है कि इसी मामले में अन्य दोषियों को जमानत मिल चुकी है। खुद लालू को भी पूर्व में जमानत मिली थी, लिहाजा बेल दी जाए। दूसरा, लालू के मेडिकल ग्राउंड और तीसरा आधार उम्र को बनाया गया था। लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं। फिलहाल इलाज के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। दिल्ली से सुमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड के प्रमुख गवाह निखिलेश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर आज सुबह झरिया में जानलेवा हमला हुआ। हमले में निखिलेश सिंह बाल बाल बच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह अपने समर्थकों के साथ झरिया थाना पहुंचे और निखिलेश सिंह की तरफ से झरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। निखिलेश सिंह ने पुलिस को बताया कि हमलावर टीपू वर्मा 4 दिनों से उसके आवास के आसपास घूम रहा था। आज अचानक सुबह जब निखिलेश सिंह अकेले अपने घर के बाहर बैठे थे तभी टीपू वर्मा आया और उनसे पूछने लगा कि आपने संजीव सिंह के खिलाफ गवाही क्यों दी। इतना कहते ही टीपू ने अचानक उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में गुड्डू की गर्दन, पेट और दोनों हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर टीपू फरार हो चुका था। निखिलेश सिंह की शिकायत पर झरिया पुलिस ने आरोपी के पिता जगन्नाथ प्रसाद वर्मा को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के डबल मर्डर मामले में पुलिस को शुरुआती सफलता मिली है। मामले में मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची पुलिस की टीम आरोपी को रांची लेकर आई है। हालांकि पुलिस अब मुख्य आरोपी लोकेश को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। वहीं पूछताछ के दौरान गिरफ्तार सुनील सिंह ने मामले में संलिप्त होने की बात स्वीकारी है। साथ ही उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए लाइसेंस से रिवॉल्वर, जला हुआ डीवीआर, मृतक के जले हुए फोन, अभियुक्त के जले हुए कपड़े भी बरामद किए गए हैं। इस घटना के अनुसंधान के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जो सिटी एसपी और एसडीपीओ हटिया और सिटी डीएसपी इनके नेतृत्व में लालपुर थाना प्रभारी और अरगोड़ा थाना प्रभारी, इनके साथ अरगोड़ा के ऑफिसर्स और सशस्त्र बल शामिल थे। काफी हद तक बातों की जानकारी मिल गई है, लेकिन चूंकि अभी अनुसंधान चल रहा है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी होनी शेष है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी प्रखंड के लुपंग हाथू गांव में वज्रपात के कहर से 4 मजदूरों की मौत हो गई। मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है। फिजा में मातमी सन्नाटा। पश्चिम सिंहभूम के मझारी प्रखंड के लुपुंग ताहू गांव में वज्रपात के कहर से 4 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय सभी मजदूर बारिश के बीच ईंट के भट्टे में कच्ची ईंटों को ढकने का काम कर रहे थे। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। जी, वज्रपात से अपना ईटा ढकते समय वज्रपात गिर गया तो सब वहीं पर गिर गया। कच्ची ईटा को प्लास्टिक से ढकने के क्रम में इन्हीं के ऊपर में ठनका गिरा और उसी में ये 4 की मृत्यु हो गई। मौत के बाद प्रशासन भी चौकस नजर आई। सरकारी प्रावधानों के मुताबिक सभी मजदूरों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भरोसा दिया गया। इसमें जो लाभुक हैं उनके परिवार के जो सदस्य हैं, अगर उनकी पत्नी है तो सबसे पहले उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। इसमें प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए सरकार का जो देय राशि है वो इनको चेक के माध्यम से दिया जाएगा। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। आनंद प्रियदर्शी, जी मीडिया, चाईबासा। जामताड़ा के शहर जोड़ी गांव की रहने वाली ललिता बास्की इन दिनों उन्नत खेती के लिए चर्चा में है। बीए पास ललिता बास्की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। सरकार ने उन्नत खेती सीखने के लिए पिछले दिनों ललिता बास्की को इजराइल भेजा था। ललिता ने इजराइल में जाकर कम पानी में किस तरह से अच्छी खेती हो सकती है इसकी तकनीक सीखी और अपने गांव में इजराइल के उस तकनीक को अपनाकर खेती में हरियाली ला दी। ललिता बास्की के खेतों में अनाज और सब्जी लहलहा रही है। आज वो आसपास के गांवों की महिला किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। खेतों में हरियाली किसानों के लिए सच्ची खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। जामताड़ा की रहने वाली ललिता बास्की भी ऐसे ही खुशहाल किसानों में से एक है। शहर जोड़ी गांव में ललिता बास्की की खेती की तकनीक लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। आज इनके खेत में सब्जी से लेकर हर तरह के अनाज लहलहा रहे हैं। इनकी खेती की खासियत ये है कि इजराइल की तकनीक से कम पानी में भी अच्छी फसल हो रही है।
नरेगा के तहत एक सिंचाई कुआं दिया गया है, जिसकी मदद से ललिता अपने खेतों की सिंचाई करती है। हमको इजराइल जाने का मौका सरकार ने दिया, सरकार ने भेजा, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि विदेश जाने का मौका मिला और यहाँ हम जाके सीखे कि वहाँ कम पानी में कैसी खेती होती है, उन्नत की खेती होती है। दरअसल पढ़ी लिखी होने की वजह से पिछले दिनों ललिता को सरकार की तरफ से इजराइल भेजा गया था। खेती की उन्नत तकनीक के बारे में ट्रेनिंग दी गई। ललिता के साथ कई और महिलाओं को उस समूह में शामिल किया गया था। ललिता बास के अगल बगल के महिलाओं को जल प्रबंधन, समय प्रबंधन और आर्थिक प्रबंधन है ना, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, अन्य चीजों के बारे वो अपने गांव के महिला और अगल बगल के महिलाओं को बता रही है। अब सिर्फ यही दायित्व हमारा रह गया है कि महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर किया जाए। वाकई खेतों में लहलहा रही ये फसलें ललिता बास्की के बदलते दिनों की गवाही दे रही है। साथ ही राज्य के किसानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। जामताड़ा से देवाशीष भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते जी मीडिया की देशवासियों से अपील कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें। अपने आसपास परिवार और दोस्तों को जागरूक भी करें और ध्यान रहे कि आपकी बार वोटिंग की लाइन न टूटे, कोई मतदाता न छूटे।